Assalamu alaikum dear students. My name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हमें कंटिन्यू करना है हमारा टॉपिक 6.5 which was solubility. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility. सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप. हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 which is about solutions. And in this chapter we have started our topic 6.5 which is solubility. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज सॉलिबिलिटी एंड वी एनलिस्टेड द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी. और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं दो फैक्टर्स जो कि थे प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जिसको हमने समझा इन डिटेल विद पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट से. और उसके बाद हमने दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टडी किया विच वॉज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको हमने डिटेल से समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 6.5.2 which is effect of temperature on solubility. This is the third factor which is going to affect solubility. As we know that solubility is going to tell us the amount of solute which is required to make a saturated solution in a particular solvent at a particular temperature. So अब हम देखेंगे कि आखिर ये टेम्परेचर solubility के रेट को इफेक्ट कैसे करता है. Temperature has major effect on solubility of the most of the substances. जब मैंने कहा होगा कि most of the substances, तो हो सकता है कि आपके माइंड में आया हो why not all of the substances, क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द की केमिस्ट्री पर नज़र डालें तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर किसी चीज़ का इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है. आसान अल्फाज में, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कोई चीज़ जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है. आप चीनी की ही मिसाल ले लें. अगर आप शुगर को कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करने की ट्राई करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक मोर टाइम एंड लेस शुगर वुड बी डिज़ोल्व. मगर इफ़ यू आर गोइंग टू टेक हॉट वाटर इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर तो क्या होगा कि शुगर एक तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी और दूसरा उसकी अमाउंट भी आप ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकेंगे. ये एक जनरल प्रिंसिपल है और ये एग्जाम्पल आप जनरली अपनी किचन में भी देखते हैं. तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज़ बनी हो कि व्हेन एवर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है. टेम्परेचर बढ़ने से solubility बढ़ती तो है मगर for most of the substances. This is not for all of the substances. So generally it seems that the solubility increases with the increase of temperature, but since it's not true तो इसका मतलब कि कोई और options भी हो सकती हैं. So when a solution is formed by adding a salt in a solvent or solute in a solvent, there are different possibilities. अब वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ ही बताएंगी कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी. एंड दीज पॉसिबिलिटीज़ आर इधर हीट वुड बी एडेड, या फिर हीट गेन होगी, या फिर हीट लॉस होगा, और थर्ड ऑप्शन इज कि कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. वी कैन से दैट इधर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी वुड बी इंक्रीज्ड. सेकेंड ऑप्शन इज by increasing the temperature solubility would be decreased, and the third is there will be no effect of temperature on solubility. So हमने देखा कि किस तरह टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है सॉलिबिलिटी को. There are three ways in which temperature can affect solubility. अब वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं. So first option is heat is absorbed. Absorbed का मतलब है heat is added in that reaction. कि जब आप वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस कर रहे थे तो हीट उसमें ऐड होगी. नाउ हाउ डू यू नो कि हीट ऐड हो रही है? सो व्हेन यू मिक्स सॉल्ट्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, लाइक सोडियम नाइट्रेट, लाइक पोटेशियम क्लोराइड, सो होता क्या है कि व्हेन यू ट्राई टू डिसॉल्व सच सॉल्ट्स, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स, इन वाटर, सो द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड. वी यूजुअली परफॉर्म द डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ स्मॉल स्केल इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह से दिखाई देती है जो कि आपने लैब में भी ज़रूर ऑब्जर्व की होगी. सो टेस्ट ट्यूब में व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड योर सॉल्ट एंड वाटर तो होगा क्या, योर टेस्ट ट्यूब विल बिकम कोल्ड. टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी. अब टेस्ट ट्यूब का ठंडा होना ये जाहिर करता है कि वट एवर द हीट वॉज
इन द टेस्ट ट्यूब वो आपके रिएक्शन ने, आपके सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली है. सो इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड. अब अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, सो सच प्रोसेसेस, such dissolving process is called as endothermic process. Endothermic लफ्ज़ ही अपने आप में इसकी पूरी एक डेफिनेशन है. एंडो का वर्ड है एंट्री से और थर्म कहते हैं हीट को. मतलब when heat is absorbed, so that particular process is endothermic process. So जब भी आप कोई सी दो चीज़ों को मिक्स करें और जिस भी कंटेनर में आप मिक्स कर रहे हैं, now I'm going to use a broader term. I'm not specifying here अ टेस्ट ट्यूब. यकीनन लेबोरेटरी में तो हम टेस्ट ट्यूब या बीकर या फ्लास्क ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि केमिस्ट्री हम अपने इर्द गिर्द भी रखते हैं. सो यू कैन यूज द वर्ड कंटेनर. तो जब भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा हो और जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो हो जाएं कोल्ड, सो इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अगर हम इसे एक इक्वेशन की मदद से लिखें, सो इट वुड बी सॉल्वेंट, वट एवर द सॉल्वेंट इज, सोल्यूट, इट कुड बी एनी सॉल्ट, प्लस हीट. चूंकि उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की है, तो यू नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज वेल कि उसने अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की है. एंड अ फॉरवर्ड एरो इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एंड व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? आवर एंड प्रोडक्ट इज टू मेक अ सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट वी वांट. सो ऐसे प्रोसेसेस में सॉल्वेंट, सोल्यूट और हीट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है. अब अगर आप देखें, सॉल्यूशन बनने की तीन चीजें हैं. सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो भी सॉल्यूशन बढ़ेगा, सोल्यूट बढ़ाएंगे तो भी सॉल्यूशन की मिकदार बढ़ेगी, और अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो हीट ज्यादा होने से भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा. इसका यह मतलब हुआ कि हीट एड कर रही है सोल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट करने के लिए. तो अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सो इसका मतलब कि अगर आप ऐसे प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसोल्यूशन वुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि solubility would be increased. So we can say that solubility usually increases with the increase in temperature for such solutes. It means that heat is required to break attractive forces between the ions of solute. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हैं आयनिक कंपाउंड्स. तो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होते हैं एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, जो कि एक दूसरे को होल्ड किए होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. अब हमें क्या करना है? हमें उस फोर्स को ब्रेक करना है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग हो सकें. अलग होंगे तभी तो वो सॉल्वेंट के अंदर अपनी जगह बनाएंगे. सो इट मीन्स हीट इज गोइंग टू एक्ट एज असिस्टेंस. हीट करेगी ब्रेक उन बॉन्ड्स को जो कि मौजूद होंगे सोल्यूट के दरमियान में. एंड वंस दोज बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो हो गया क्या? दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स. नाउ एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? The temperature will fall down and test tube becomes cold. यानी कि उस सॉल्ट ने अपनी टेस्ट ट्यूब या फिर अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की, एंड दैट हीट हेल्प दोज सॉल्ट आयंस टू गेट सेपरेटेड, और फिर हुआ प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. सो इन दोज प्रोसेसेस which are endothermic processes, whenever you will increase the temperature, solubility would be increased. अब अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सो इसका मतलब कोई ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें हीट वुड बी गिवन आउट. सो देखते हैं हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, विच इज हीट इज गिवन आउट. यानी कि ये कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें हीट सराउंडिंग से एंटर नहीं हुई, बल्कि प्रोसेस होने के बाद सराउंडिंग को हीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई. सो इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं. देयर आर सम सॉल्ट्स like lithium sulfate, like cesium sulfate, although they are not very common salt, but of course they exist. So such salts, when they are dissolved in water, the test tube becomes warm. Test tube गर्म हो जाती है जब ऐसे salts को water में dissolve किया जाता है. यकीनन वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, आप उसे समटाइम्स अपनी हैंड और स्किन सेंसेशन से भी फील कर सकते हैं, या फिर एक थर्मोमीटर लगा के भी चेक किया जा सकता है कि टेस्ट ट्यूब इज वार्म. अब टेस्ट ट्यूब का वार्म होना क्या शो करता है? इट इज गोइंग टू टेल यू दैट प्रीवियसली हियर द टेम्परेचर वाज लो, मगर आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस व्हिच इज डन इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब,
उसने रिलीज की है कुछ हीट और वो हीट ट्रांसफर हुई टू द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और जब आप उस टेस्ट ट्यूब की वॉल को हाथ लगाएंगे तो you'll feel warmth. So heat is released during this type of dissolution. अब अगर हमने हीट की एडिशन को एक साइंटिफिक सा नाम दिया था तो हीट के लॉस को भी देंगे. So such processes they are called as exothermic processes and meaning is the same. Exo मतलब exit, therm मतलब heat. So exothermic processes in which heat is given out. And if we represent such processes with the help of equation, so you can write solvent plus solute. That's it. Nothing else is being added in solute and solvent. And then a forward arrow will take you to the products. So products are solution, जो कि बन जाएगा, और साथ ही साथ when you will feel the warm walls of the test tube, so it means that heat is released. So complete equation would be solute plus solvent, forward arrow, solution plus heat. In such cases, the solubility of the salt decreases with the increase of temperature. अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility decrease कर जाएगी, because in such cases attractive forces among the solute particles they are weaker and solute solvent interactions they are stronger. अब already solute solute की weak हैं forces और solute solvent interaction already ज़्यादा है, तो you don't need any heat to break down the bonds between the molecules of solute. तो आपको हीट चाहिए ही नहीं किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए. सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. सो ये तो हुई दूसरी पॉसिबिलिटी, और इसकी मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल्स याद करेंगे. ऑल्दो इसकी एग्जाम्पल्स कुछ कम हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे लर्न कर लें. हमने यहाँ डिस्कस की है लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट की एग्जाम्पल. अब चलते हैं हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी की तरफ, विच इज नो चेंज इन हीट. यानी कि जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा होता है, नीदर यू आर गोइंग टू फील द कोल्ड टेस्ट ट्यूब और द वार्म टेस्ट ट्यूब. ना तो आपको वो ठंडा लगेगा ना आपको गर्म लगेगा. ये शो करेगा कि हीट ना तो गेन हुई है ना रिलीज हुई है. सो अगर किसी प्रोसेस ने हीट ना ऐड की और ना ही लॉस की, सो इसका ये मतलब है कि उसके बीच के बॉन्ड्स को, उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को कोई मजीद बाहर से फोर्स नहीं चाहिए ओवरकम करने के लिए. सो इस केस की एग्जांपल्स भी आपको बहुत कम मिलेंगी. लेट्स डिस्कस दिस केस हियर. इन सम केसेस ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस नीदर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड. अब एग्जांपल पे देखें. सो सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड. कभी आपसे किसी ने कहा है कि गर्म करें पानी और फिर उसमें नमक डिसॉल्व करें? यकीन नहीं कहा होगा. और चीनी के लिए तो हमेशा ये कहा जाता है, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी, effect of temperature on the solubility of sodium chloride, it is very minimal. Yes, so when salt like sodium chloride is added in water, what happens? The solution temperature remains almost same. Now आप ध्यान दें, यहाँ पे भी वर्ड ऑलमोस्ट का आया है, माइनर चेंज जरूर आ सकता है. So in such cases temperature has a minimum effect on solubility. So minimum effect को हम negligible भी consider कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि they don't have any effect. Now in your book there is a very important figure which is figure number 6.3, and this figure shows the trend of solubilities of different salts with the increase in temperature. अब अगर आप इस फिगर में इस ग्राफ पे नजर डालें, so you can see that x एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर और y एक्सिस पे लिया है सॉलिबिलिटी. हम x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, सो टेम्परेचर है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सॉलिबिलिटी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज होगी, सो उसको हम लिया है y एक्सिस पे. नाउ you can see there are a lot of different curves represented on this one single graph. आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली हर सॉल्ट के लिए इस कर्व को स्टडी कर लेना है. मिसाल के तौर पे सबसे कॉमन सॉल्ट ढूंढ लेते हैं. हमारा और आपका सबसे कॉमन सॉल्ट विच इज टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक. यू कैन फाइंड अ ब्लू लाइन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट? सो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की लाइन जिस सॉलिबिलिटी से स्टार्ट हो रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो है ऑलमोस्ट 35-36, एंड इट इज मूविंग टिल 40 ओनली at 100 degrees Celsius. So this is showing a very minimal change in solubility.
और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये लाइन स्ट्रेट ही नजर आएगी। अब अगर आप बात करें किसी और सॉल्ट की, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, यू कैन सी अ ग्रीन लाइन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। आप देख सकते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस उसकी सॉलिबिलिटी थी ऑलमोस्ट 12, और अगर आप गौर करें एट अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस उसकी सॉलिबिलिटी हो गई है 100 ग्राम्स। एंड रिमेंबर, ये जो सॉलिबिलिटीज यहाँ पे गिवन है या ये जो ग्राफ शो कर रहा है, दिस इज इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर ओनली। ये सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के लिए मेंशन की गई है। आपको ये कर्व्स जो हैं ये ट्रेंड्स शो कर सकते हैं। नाउ कैन यू फाइंड एनी सॉल्ट विच इज शोइंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, यानी कि कोई ऐसी लाइन दिख रही है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जिसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही हो। सो लुक एट दिस सीजियम सल्फेट, ये आपको थोड़े मैरूनिश से कलर में नजर आएगी। दिस सीजियम सल्फेट लाइन आप देख सकते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस इसके ग्राम्स थे अराउंड 18, और एट 100 डिग्री सेल्सियस वो उससे भी कम होके आ गए हैं को जस्ट 2-3 ग्राम्स में। सो दिस शोज दैट देयर आर सम सॉल्ट्स विच विल डिक्रीज देयर सॉलिबिलिटी व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। आपको क्या करना है, आपको याद करनी है हर पॉसिबिलिटी की एग्जाम्पल, और कोशिश करना है कि 1-2 पॉसिबिलिटीज के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करना भी जरूर सीख लें। सो स्टूडेंट्स, हमने वाइंड अप किया हमारा टॉपिक नंबर 6.5 विच वाज सॉलिबिलिटी विद डिटेल डिस्कशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इस फिगर में मौजूद ग्राफ को समझने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।